सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। एकीकरण 26 जनवरी को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। वार्षिकांक आई चुकी है। 5 मिनट की जादुई क्लास का तीसरा वॉल्यूम 26 जनवरी से उपलब्ध होगा और साथ ही रात्रि 10 बजे जो करंट जीके की क्लास आती है उसकी भी मंथली मैगजीन आपको उपलब्ध होगी। आज का जो क्वेश्चन है, मैं आपसे ये कहता हूं, सीईटी और राजस्थान में जो रीट मेंस परीक्षा हो रही है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये फाइनल है। कितने क्वेश्चन मिलते हैं ये अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन पक्के आएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। राजस्थान में अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या चंद्राकार भी लिखा हो सकता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान कहलाती है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान। फिर वो पूछे बरखान सबसे ज्यादा कहां है? शेखावाटी में। बरखान सबसे ज्यादा शेखावाटी में है, सर्वाधिक शेखावाटी में है। बरखान शेखावाटी में है। शेखावाटी में सबसे ज्यादा बरखान बालू का स्तूप है। शेखावाटी में बरखान है। शेखावाटी की नदी कांतली है। कांतली नदी के दोनों तरफ अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, यानी बरखान है। अर्धचंद्राकार आकृति का जिला पूछे तो सिक्कर है। अर्धचंद्राकार आकृति का जिला पूछे तो सिक्कर है। सिक्कर शेखावाटी में आता है और शेखावाटी में अर्धचंद्राकार है, तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान है। बरखान शेखावाटी में। अर्धचंद्राकार आकृति की झील बताओ तो पुष्कर है। झील बताओ तो पुष्कर है। पहाड़ी बताओ अर्धचंद्राकार आकृति की। पहाड़ियां कहां पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़ में किस प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जब हम हाड़ौती का पठार पढ़ते हैं तो हाड़ौती में बोलते हैं कि हाड़ौती में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ी के दो भाग हैं, एक को बोलते हैं बूंदी की पहाड़ी, एक बोलते हैं मुकुंदवाड़ा पहाड़ी। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कोटा झालावाड़ में है। तो कोटा, झालावाड़ और बूंदी में किस प्रकार की पहाड़ी है? अर्धचंद्राकार। अनुप्रस्थ, हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप। हवा के समकोण दिशा में, हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप अनुप्रस्थ कहलाते हैं। हवा के समकोण दिशा में बनने वाले अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बीकानेर संभाग में आती है। अनुप्रस्थ बीकानेर संभाग में है। अगर बीकानेर संभाग और झुंझुनू, और कौन सा जिला है? झुंझुनू। अनुप्रस्थ, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो सकता है गंगानगर हनुमानगढ़ दे दे, हो सकता है गंगानगर बीकानेर दे दे, कोई भी दे सकता है वो। तो अनुप्रस्थ कौन से होते हैं? हवा के समकोण दिशा में बनने वाले। हवा के समानांतर दिशा में बनने वाला अनुदैर्ध्य होता है। हवा के समानांतर दिशा में बनने वाला बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। अनुदैर्ध्य सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। एक क्वेश्चन आता है, अनुदैर्ध्य प्रकार का, अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप कौन सा है? सीप है। सीप है, जीव, जीव की आकृति का है। लेकिन प्रश्न आता है कि सीप किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य कैसा है? हवा के समानांतर है। तो हवा की समकोण दिशा में अनुप्रस्थ है। तो आधे चांद वाला बरखान है। पैराबोलिक, महिलाओं की हेयर पिन की आकृति के बालू का स्तूप। महिलाओं की हेयर पिन, हेयर पिन की आकृति के बालू का स्तूप पैराबोलिक।
थार में सबसे ज्यादा पैराबोलिक है, थार में सर्वाधिक किस प्रकार के बालू का स्तूप है? पैराबोलिक। पैराबोलिक महिलाओं की हेयर पिन की आकृति के बालू का स्तूप है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान, अर्धचंद्राकार आकृति का जिला सीकर, अर्धचंद्राकार आकृति की झील पुष्कर, अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़। फिर अपनी बात करें, मोहनगढ़ पोकरण सूरतगढ़ तक फैले बालू का स्तूप तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। मैं कहता हूं एग्जाम में आने वाला सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही है कि तारा बालू का स्तूप कहां पर है? मोहनगढ़ पोकरण सूरतगढ़, मोहनगढ़ पोकरण सूरतगढ़, जैसलमेर गंगानगर। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क, नेटवर्क एच से हनुमानगढ़ के हरियाणा के हिसार तक फैले बालू का स्तूप है। नेटवर्क बालू का स्तूप, एच से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, एच से नेटवर्क जुड़ा हुआ है। मोहनगढ़ पोकरण सूरतगढ़ तक फैले बालू का स्तूप कौन से है? तारा बालू का स्तूप है। पवनानुवर्ती या रेखीय, पवनानुवर्ती या रेखीय, पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती या रेखीय। लंबवत, लंबवत बालू का स्तूप, या हम कह दें सर्वाधिक ऊंचाई में बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होंगे? पवनानुवर्ती। ये जैसलमेर बाड़मेर में सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं, जैसलमेर बाड़मेर में। द्वस्तवती नदी घाटी में पवनानुवर्ती है, द्वस्तवती नदी घाटी में पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, द्वस्तवती नदी घाटी में। संपूर्ण रेतीला इरग, ईग या इरग, संपूर्ण रेतीला। हम्मादा संपूर्ण पथरीला, मिश्रित मरुस्थल रेग है, मिश्रित मरुस्थल रेग है। ईग या इरग संपूर्ण रेतीला, हम्मादा संपूर्ण पथरीला, मिला जुला रेग, मिला जुला रेग। वापिस बताओ, आदि चांदवाड़ा बरखान, हवा के समकोण अनुप्रस्थ, समानांतर अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य जैसा इसीप, महिलाओं की हेयर पिन या सबसे ज्यादा पैराबोलिक, संपूर्ण रेतीला इरग, पथरीला हमादा, मिला जुला रेग, मिला जुला रेग। नेटवर्क एच, नेटवर्क एच का एच से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, एच का एच से नेटवर्क जुड़ा हुआ है। रेगिस्तान में ढालनुमा पाई जाने वाली चट्टान इंसेलवर्ग कहलाती है, इंसेलवर्ग। क्वेश्चन आया हुआ है, इंसेलवर्ग, जिसके चारों ओर पानी हो। रेगिस्तान में पाई जाने वाली ढालनुमा चट्टान इंसेलवर्ग। रेगिस्तान का आगे खिसकना रेगिस्तान मार्च कहलाता है, रेगिस्तान मार्च, रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान का आगे खिसकना रेगिस्तान मार्च। कौन से महीने में सबसे ज्यादा रेगिस्तान मार्च होता है? नाचना। अपने कह दें कि नाचते हुए खिसकते ही रहते हैं, नाचते हुए खिसकते ही रहते हैं। नाचना गांव जैसलमेर में सबसे ज्यादा रेगिस्तान मार्च होता है। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में देखे जा सकते हैं, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में देखे जा सकते। एक क्वेश्चन आता है बाब बोल्डर, कि बाब बोल्डर कहां पर पाए जाते हैं? जोधपुर में। ये किस प्रकार के हैं? कार्बोनीफेरस काल के हैं, कार्बोनीफेरस काल पूछ ले तो कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस किस काल के हैं? कार्बोनीफेरस। दोरों का आगे खिसकना रेगिस्तान मार्च। कौन से महीनों में? मार्च से जून जुलाई। कौन से गांव में? नाचना गांव में नाचते हुए खिसकते रहते हैं दोरे, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। सबसे ज्यादा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में। बाब बोल्डर्स जोधपुर में। किस युग का? कार्बोनीफेरस युग का। राजस्थान को दो भागों में, देखो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा पूछे तो 50 सेंटीमीटर, और मरुस्थल को दो भागों में 25 सेंटीमीटर। तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर और 500 मिलीमीटर,
मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को कितने भागों में, दो भागों में विभाजित करती है। मरुस्थल को दो भागों में 25 करती है। अब ये पूरा ध्यान से समझना, छोटा सा कंसेप्ट लेकिन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन समझो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर है। कितने, दो भागों में। अब जब दो भाग होंगे तो एक भाग कहलाएगा शुष्क, एक कहलाएगा अर्ध शुष्क, एक पूरा सूखा, एक आधा सूखा, एक शुष्क, एक अर्ध शुष्क। शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क को बांगर भी कहते हैं, बांगर, अर्ध शुष्क को बांगर। अर्ध शुष्क के चार भाग हैं, घग्गर बेसिन, लूणी या गोडवाड़, नागौर उच्च भूमि और शेखावाटी। चार भाग है। अर्ध शुष्क के कितने भाग हैं, चार भाग है। अर्ध शुष्क के कितने भाग हैं, चार। एक को बोलते हैं घग्गर, एक को लूणी या गोडवाड़, एक आता है नागौर उच्च भूमि, एक आता है शेखावाटी। प्रश्न क्या आता है, अर्ध शुष्क का भाग नहीं है या बांगर का भाग नहीं है या बांगर का भाग है, सीधा क्वेश्चन आएगा। तो ये चारों याद रख लेना। लेकिन अपने मुख्य रूप से बात कर रहे हैं शुष्क पर। शुष्क के कितने भाग हैं, दो। एक बालू का स्तूप युक्त, एक बालू का स्तूप मुक्त। पूछा कि युक्त कितना, 58.5। 100 में से निकाल दो तो मुक्त कितना, 41.5। सबसे ज्यादा पेपर में आता है कि बालू का मुक्त कितना है, 41.5। अभी अधीनस्थ बोर्ड ने एक पेपर लिया, क्वेश्चन किया कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रेप। अब बताओ, बात तो वही है लेकिन अंग्रेजी में पूछ लिया बस। ड्यून मुक्त ट्रेप, बात एक ही है, चाहे बालू का मुक्त पूछे चाहे ड्यून मुक्त पूछे। कितना है, 41.5। अब ड्यून मुक्त ट्रेप कहां पर है, ड्यून मुक्त ट्रेप है वो कितने भागों में है, तीन। मतलब कहां कहां पर पाया जाता है, मुख्य रूप से तीन। एक पोखरण लिख देता हूं मैं, एक तो है पोखरण, एक है बालोतरा और एक है फलोदी। यहां पर बालू का मुक्त ड्यून मुक्त ट्रेप पाया जाता है। जितनी बातें बताइए, अगर कहते हैं ना कि आपको लगे कि मरुस्थलीय प्रदेश में कुछ याद नहीं हो रहा, तो सिर्फ इतना याद करके चले जाना। और अगर कोई प्रश्न आएगा तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये पक्का है, आक्कल, आक्कल, और कह देना वो जीवाश्म संपारक है, जीवाश्म संपारक है। कहां पर है, जैसलमेर में। या ये क्वेश्चन पूछेगा, या इसका अगर कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा तो वो चंदन नल को पूछेगा, वो जैसलमेर कह देना। या वो बटाडू कुआं पूछ लेगा आपसे और वो बाड़मेर बोल देना। मैं कहता हूं ये पूरा सार है मरुस्थलीय प्रदेश का। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको लगे कि अब करें क्या, तो 5 मिनट की जादुई क्लास है ना, ये अपना जादू दिखाई देगी आपको। तो एक बार ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। हर पर्सन आने वाला पर्सन बताया मैंने, कोई ज्यादा कचरा नहीं किया इसमें। यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर पेपर आता है तो यहां से आ जाएगा, ये फाइनल है। तो अर्ध चांद वाली आकृति का बरखान हवा के समकोण अनुप्रस्थ समानांतर अनुदैर्ध्य के जैसा ही सीफ होता है। महिलाओं की हेयरपिन या सबसे ज्यादा पवनानुवर्ती, केवल रेतीला इरग, पथरीला हमादा, मिला जुला रेग, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में बाब बोल्डर कौन से युग का है, कार्बोनिफेरस युग का है। फिर उसके बाद राजस्थान को दो भागों में 50 सेंटीमीटर, मरुस्थल को दो भागों में 25। मरुस्थल के दो भाग करेंगे तो एक बालू का शुष्क, एक अर्ध शुष्क के चार भाग हैं, घग्गर, लूणी या गोडवाड़, नागौरुच और शेखावाटी। और शुष्क के दो भाग हैं, एक बालू का युक्त, एक बालू का मुक्त। युक्त ज्यादा है 58.5, मुक्त कम है 41.5। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दो भाई,
और जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमेशा सुबह 6:15 10 मिनट का टाइम जरूर निकाल लिया करो। तो ये पूरी ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 1199 में कोर्स उपलब्ध है। सूचना सहायक 24 जनवरी से अपना बैच शुरू होने जा रहा है। फिर उसके बाद संकल्प के द्वारा ये प्रकाशित पुस्तकें 26 जनवरी के बाद हर पुस्तक आपको मार्केट में उपलब्ध होगी। और राजस्थान कक्षा 6 से 8 का सार मैं कहता हूं 32 से 40 पेज के अंदर 6ठी 7वीं 8वीं किताब रख लेना, ये वाली बुक रख लेना। अगर आपको लगे कि उन 3 किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हर लाइन इसके अंदर है, मैंने तो अपनी तरफ से दी है, बाकी आप अपना मूल्यांकन कर लेना। और मैं तो ये कहता हूं मार्केट में ये 20-22 रुपए की मिलेगी आपको। तो आप जब जाओ ना तो या तो 6 क्लास की पढ़कर जाना, पहला लेसन ही पढ़कर जाना चाहिए। आपको लगे कि जो पढ़ कर गए वो सारे क्वेश्चन इसमें है तो ही लेके आना, है ना। इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर सारा मैटर दिया है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, कोई एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं जोड़ी। इसमें 2-3 लाइनें गलत है 6 क्लास में, जैसे राजस्थान स्थापना दिवस उसने 1 नवंबर दे रखा है, जबकि राजस्थान मतलब 30 मार्च दे रखा है, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। वही 6 क्लास की बुक के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसने सही दिया है, तो मैंने उसके अंदर सही लिखा है जो भी है। यहां पर केला देवी मतलब ये जो केला देवी जो मंदिर है ना, तो वो सवाई माधोपुर दे रखा है, जबकि वो करौली में है। तो बुक में गलत है लेकिन इसमें मैंने सही कर दिया। तो डिग्गीपुरी का राजा टोंक में है, इसमें कुछ और दे रखा है, तो जो गलत था वो भी सही कर दिया और एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा नहीं। तो जितना है मैटर उतना सारा का सारा सार। और मैं कहता हूं अगर कोई ढंग से पढ़ने वाला हो ना तो मेरे ख्याल में एक किताब को एक दिन में पढ़ जाएगा। एक किताब को नहीं, तीनों किताबों को, प्लस दूसरी एक और किताब है, ये सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव भी साथ में दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव के भी 15-20 रुपए है। अब एक चीज सोचो कि सब्जेक्टिव भी आ जाए ऑब्जेक्टिव भी आ जाए और आपको एक दिन में ही दोनों किताबें पढ़ जाओ तो एक कॉन्फिडेंस। और दूसरा मैं आज कह रहा हूं 6ठी 7वीं 8वीं का सार दिया है, 9वीं 10वीं की किताब भी हो सकता है मार्केट में 2-3 तारीख तक आ जाए। इन किताबों से सीईटी के अंदर 30-40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये पढ़ा जा सकता है मात्र 2 दिन में, इतना की मैटर है। तो भाई आपका है, बाकी तो चुनाव देखिएगा आप क्या किस तरफ देखते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है और शानदार मैटर दिया है इसके अंदर। तो ईओआरओ का बैच शुरू हो चुका है, शाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ये नए बैच अपने 24 तारीख से भी शुरू हो रहे हैं, तो मतलब सुबह आप आइए, सुबह के टाइम तो मतलब 9 बजे का टाइम रहेगा। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए 98-750 75-725 पर कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरा पता लग जाएगा। SIRAS अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहे तो उसको कहो एक बार डेमो लेने जरूर आए। हमेशा संस्था के साथ लाइव रहिए, जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसमें नहीं देना, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आप ये बता दीजिए मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये बता दीजिएगा, लेकिन आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।